हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कक्षा 10 गणित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 21 फरवरी को आप सबका एग्जाम है। इसको पूरा पढ़ के जाइएगा। सभी प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। जैसा यहाँ पे पहला देखिए, निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 22/7, पाई, 0.69, 5/16 है। तो इसमें पाई जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा वाला जो है सही है। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछ ले कि 22/7 कैसी संख्या है, तो आप उसको बताएंगे परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा पाई। पाई जो है अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा है, भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या कौन सी होगी। इसको ऐसे तो हम बता नहीं सकते, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भिन्न 2/3, यहाँ आपको 2/3 जो है बनाना है भिन्न 2/7 के अंश और हर में। तो भिन्न 2/7 दिया है। ऑप्शन हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर ऑप्शन में हम यहाँ पे अंश और हर में 8 जोड़ दें, अंश और हर में हम 8 जोड़ देते हैं, तो देखते हैं, देखने पर हम हल करने पर हमारा 2/3 आता है या नहीं आता है। तो 8 और 2 10 हो जाएगा, और 8 7 15। इसको काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15। तो 2/3 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। यही हमको आंसर प्राप्त करना था कि भिन्न 2/3 बनाने के लिए 2/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि यह भिन्न बन जाए। तो 8 इसका राइट आंसर होगा। तो जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला आंसर सही है। चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, समीकरण 4x² - 12x + 9 के मूल होंगे। ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको कैसे पता करेंगे कि ये मूल वास्तविक है या अवास्तविक है, या शून्य आएगा या कैसा आएगा। तो सबसे पहले इसका विवितीकरण निकालते हैं। विवितीकरण निकालने के बाद ही हम जान पाएंगे कि मूल कैसा है, वास्तविक होता है कि अवास्तविक या काल्पनिक आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, तो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, 4x² - 12x + 9 = 0 है। तो विवितीकरण निकालेंगे। यहाँ पे विवितीकरण निकालने का तरीका यहाँ पे है, d = b² - 4ac। तो d = b का मान इसमें हो जाएगा -12, -12 की स्क्वायर करेंगे -4 गुणते a का मान 4 हो जाएगा, c का मान यहाँ पे 9 हो जाएगा। -² प्लस 12 की स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, -4 × 16, 16 9 144 हो जाएगा 0। जब विवितीकरण का मान 0 हमें प्राप्त होता है, तो मूल हमारे होते हैं वास्तविक और समान होते हैं। विवितीकरण हमारे पास जब 0 प्राप्त होता है दोस्तों, तो मूल हमारे वास्तविक और समान होते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे सवाल नंबर तीसरा का, वास्तविक और बराबर होते हैं। तो इसमें विवितीकरण का मान 0 आया, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर चौथे पे चलते हैं। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात दोस्तों क्या होगा, कुछ आपको करना नहीं है, इन दोनों का स्क्वायर करके आप आंसर कर दीजिए। हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं दोस्तों, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा दिया है 4:9, तो इसका हम कर देंगे 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 अनुपात 9 9 81 हो जाएगा। तो 16:81 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 है इसमें, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 चलते हैं। दिया है कि sin² थीटा × sec² थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों, त्रिकोणमिति का सभी सूत्र याद करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे हल करेंगे, बिना हल करे उसको हम बता नहीं सकते। तो यहाँ इसको हल करेंगे, तो sin² थीटा को आप ऐसे ही रखेंगे अपने जगह पे, sin² थीटा अपने जगह पर रहेगा, इंटू sec थीटा का सूत्र होता है 1/cos थीटा। तो इसको बदल देंगे, 1 हो जाएगा cos² थीटा, गुणा कर देंगे तो sin² थीटा बटे हो जाएगा cos² थीटा बराबर, इसका सूत्र हो जाता है sin θ/cos थीटा, tan थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे tan² थीटा। राइट आंसर इसमें होगा आपका दोस्तों तीसरा, tan² थीटा इज द राइट आंसर।
दोस्तों प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरज मैथ्स एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं, छठवें सवाल पे चलते हैं दोस्तों। छठवां सवाल मेरा है tan थीटा बराबर साइन थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल जो है हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो देखिए कैसे हल करेंगे। tan थीटा बराबर साइन थीटा है, बहुत ही सरल सवाल है। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा है, तो यहाँ पे tan थीटा को बदल लीजिए, साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर साइन थीटा ये दिया, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके सामने कॉस थीटा बराबर 1। तो कॉस के टेबल में किसका मान 1 होता है ये देखेंगे, कॉस के टेबल में 0 अंश का मान 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई दोस्तों 0 अंश, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0 अंश। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन हम देखते हैं। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई आपको बताना है दोस्तों। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक आधार बना देते हैं, ये पृथ्वी बना देता हूँ। यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य हमेशा ऊपर रहता है। अब उन्नयन कोण इसका 30 अंश था, उन्नयन कोण यहाँ पे क्या है था 30 अंश था। कहता स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, ये दोस्तों हो गया स्तंभ और इसकी परछाई नीचे पड़ेगी, ये 20 मीटर नापी गई। अब हमसे पूछता है कि स्तंभ की ऊंचाई, यही ऊंचाई एच पूछ रहा है। तो ऊंचाई ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब बटा आधार tan थीटा होता है। तो यहाँ सूत्र लग जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3 एच बटा 20, त्रिज्या गुणा कर लेंगे तो एच अपान आ जाएगा 20 बटा करड़ी में 3 मीटर, यह स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों आंसर कौन सा सही होगा। 20 करड़ी 3 बटा 3 मीटर दिया हुआ है, तो अब इसको देखिए परमेयीकरण कर लीजिए आप, यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है तो करड़ी 3 का यहाँ परमेयीकरण कर लेंगे, तो 20 करड़ी में 3 गुणते करड़ी में 3 और बटा करड़ी 3 गुणते करड़ी 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 करड़ी 3 बटा 3, ये मीटर आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे आंसर सही है, ये नहीं दे रहा है आंसर, तो हम ये वाला आंसर टिक करेंगे। तो हमारा आंसर मिल रहा है यहाँ पे 20 करड़ी 3 बटा 3 मीटर। आठवां सवाल चलेंगे यहाँ पे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। आपको दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकलेगा। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। यहाँ देखिए r का मान आपके सामने दिया है 6 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया है यहाँ पे 60 अंश, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोस्तों सूत्र हो जाता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। तो पाई का मान यहाँ पे रखा हुआ है, तो पाई का मान हम यहाँ रख देंगे 22 बटा 7 गुणते r का मान 6 दिया है, तो 6 गुणते 6, थीटा का मान 60 और बटे 360, इसको हल कर लेंगे। 60 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 6 से काटेंगे 6 जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 बटा 7 ये वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा 2 घात में लिखा जाता है, तो 132 बटा 7 वर्ग सेंटीमीटर इसका आया। तो देखते हैं आंसर कौन सा मिलता है यहाँ पे। इसका ऑप्शन, इसका आंसर जो है तीसरा सही है, 132 बटा 7 वर्ग सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट सवाल चलेंगे, 9वें सवाल पे चलेंगे। यदि वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यदि वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों 1/4 पाई r स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। सवाल नंबर 10 चलते हैं। एक अर्धवृत्त को 3 बराबर त्रिज्यखंडों में बांटा गया, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ के जाइएगा ताकि सभी 20 प्रश्न आपको जो है अच्छे से अच्छे नंबर लाने में मदद करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 पाई r स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर सवाल देखेंगे। एक गोले का व्यास d है, उसका आयतन कितना होगा। 1/6 पाई d घाते 3, ये इसका आंसर होगा। एक गोले का व्यास d है, उसका आयतन कितना होगा 1/6 पाई d घाते 3, इसका आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे 12 नंबरी सवाल देखते हैं यहाँ पे।
रीड एंड पास यहाँ पे आप पढ़िए और इसको पास हो जाइए। गणित में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। देखिए 12 नंबर सवाल क्या कहता है, 8 संख्याओं का समांतर माध्य 15 है, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने पर समांतर माध्य कितना होगा। दोस्तों कुछ करना नहीं है, जितना समांतर माध्य आपका 15 है उसमें 3 का गुणा कर दिया आंसर हो जाएगा। 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही दोस्तों मान लीजिए आपके सामने कह दे कि 8 संख्याओं का समांतर माध्य 15 है, 8 संख्याओं का समांतर माध्य 15 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य कितना होगा। तो आपका दोस्तों 15 + 3 = 18 आंसर हो जाएगा। अगर यही कह दे 8 संख्याओं का समांतर माध्य 15 है, प्रत्येक संख्या को 3 से भाग दे दिया जाए तो नया समांतर माध्य कितना होगा। तो 15 में 3 का भाग दे देंगे दोस्तों, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित आंकड़ों जो आरोही क्रम में हैं की माध्यिका 25 दिया गया है, यक्स का मान आपको बताना है। इसमें 11, 13, 15, x+2, x+4 ये सब आंकड़े दिए गए हैं, आरोही क्रम में दिए गए हैं। अच्छा, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या आरोही क्रम लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। तो हम यहाँ पे नंबर गिन लेते हैं, कुल कितनी संख्या हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे 10 संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, 4 इधर से छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 4 इधर से छोड़ देंगे। बीच के दोनों पद को हम जोड़ देंगे। माध्यिका के लिए बीच के दोनों पद को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों पद को जोड़ेंगे, x+2 + x+4 और बटा 2 करेंगे। माध्यिका मेरे पास दिया है कितना, 25। माध्यिका दोस्तों मेरे पास दिया है 25, तो यहाँ लिख दिया 25। हल कर लेते हैं, 2x हो जाएगा, 2x + 4 2 6 और बराबर 25 दूना 50 हो जाएगा। तो 2x बराबर यहाँ पे 50 - 6, तो 2x बराबर 50 में 6 घटाएंगे कितना, 10 में से 4 ये आ जाएगा 44 आ गया। x का मान निकालेंगे तो 22 आंसर आएगा। तो यहाँ आप देखते हैं दोस्तों आंसर 22, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, आंसर 22 इसका सही हो गया। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, 2q + 1, 2q + 1 के रूप का होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों 15 नंबर ही, समीकरण cx² + bx + a = 0 के मूलों का योगफल क्या है। तो इसका सूत्र हो जाएगा -b/c हो जाएगा। यहाँ पे सबका मान बदला हुआ है, तो उसके हिसाब से हम चिन्ह का उत्तर का जवाब देंगे -b/c। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये आ गया है। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E तथा F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों में अनुपात कितना होगा। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, अगर आपसे छोटा त्रिभुज पहले और बड़ा त्रिभुज बाद में अनुपात पूछे तो 1:4 हमेशा लगाना है। अगर बड़े त्रिभुज और पहले बड़े त्रिभुज का नाम ले, बाद में छोटे त्रिभुज का नाम ले और अनुपात पूछे तो 4:1 लगाना है। तो यहाँ पे छोटे त्रिभुज से बड़े त्रिभुज का अनुपात पूछ रहा है तो 1:4 हो जाएगा। अगला सवाल चलेंगे दोस्तों 17 नंबर सवाल चलेंगे। यहाँ पे यदि बिंदुओं 4, P और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान बताइए। दोस्तों इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा। करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर लगेगा। इसमें जब इसको रख कर हल करेंगे तो +-4 इसका आंसर आएगा, इधर राइट आंसर। सवाल नंबर 18 चलते हैं दोस्तों। यदि बिंदु A 1, 2, 0, 0 और C 1, B संरेख हैं तो इनमें से कौन सा प्रतिबंध जो है सही होगा। हम जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज में अगर 3 बिंदु दिए हैं यहाँ पे और तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र रख के इसको हल करने पर आएगा 2a = b। ये प्रतिबंध मेरे पास आएगा 2a = b। सवाल नंबर 19 चलते हैं दोस्तों। चित्र में AD कोण BAC के समद्विभाजक है तो x का मान बताइए। यहाँ पे AD का मान 2, AB का मान 2 दिया है, AC का मान 3.8 दिया है, BD का मान 1.5 दिया है, DC का मान x दिया है। तो इसमें आपको इसी x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, समद्विभाजक पर में जैसे आपके सामने ये बना हुआ है A, B, C और यहाँ पे D है। ऐसे समद्विभाजक प्रमेय का दोस्तों का सूत्र ऐसे होता है, यहाँ पे AB बटा ऐसे लिख लेंगे और AC बटा DC लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा
ए बी बटा बी डी बराबर ए सी बटा डी सी, ए सी बटा डी सी। यहाँ पे सबका मान रख लेंगे जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ए बी का मान 2 दिया है तो ए बी का मान 2 रख लेंगे। बी डी का मान 1.5 दिया है, 1.5 रख लेंगे। ए सी का मान दिया है 3.8, ये रख लेंगे। और डी सी का मान है x, इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसको दोस्तों इसको हल करेंगे। सॉल्व करने मेरे पास आएगा 2.85 सेंटीमीटर आएगा यक्स का मान। तो ये समद्विभाजक प्रमेय होता है। तो देखते हैं आप सर इसमें से कौन सही होता है। इसमें से 2.85 सेंटीमीटर, ये दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं दोस्तों। सवाल अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल DS बैस एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला देखते हैं 20वां सवाल देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, हर बार बोर्ड में आता है। तो इसका उत्तर होगा A करड़ी में 3। नेक्स्ट देखेंगे 12A² B घाते 3 C² तथा 18A घाते 4 B² C घाते 3 का लसाअ क्या होगा। दोस्तों लसाअ इसका निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप यहाँ पर देखिए 12 को आप लिख लेंगे यहाँ पे 4 गुणते 3 और A² B घाते 3 C² है। और नीचे है 18 को लिख लीजिए 6 18 और A घाते 4 B² C घाते 3। इसका लसाअ निकालना है। लसाअ बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 और 3 मिल रहा है, एक बार मिल गया, इसको लिख देंगे। और 4 और 6 का जो लसाअ होगा वो आपका सामने हो जाएगा 12। अब अक्षर में लसाअ कैसे निकालते हैं, बड़ी घात इसका लसाअ हो जाता है। जैसे A घाते 4 यहाँ लिख लेंगे, B में है B घाते 3 लिख लिया, C में है C घाते 3 लिख लिया। तो 36 A घाते 4 B घाते 3 C घाते 4, ये आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है, 36 A घाते 4 B घाते 3 C घाते 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान बताइए।